आइए दोस्तों जानते हैं कि जो हमारी पोयम है एल एलिग्रो जो कि मिल्टन ने लिखी है वो किस बारे में है, उसका थीम क्या है। मिल्टन की कविता एल एलिग्रो एक खुश मिजाज और आनंदमय दिन के दृश्यों को दर्शाती है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाता है जिसे खुशी और उत्साह पसंद है। यानी कि आसान शब्दों में मिल्टन की कविता एल एलिग्रो एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र प्रस्तुत करती है जो मस्ती, मजा और जीवन के सुखद पहलुओं को अपनाता है। यह एक धूप भरे दिन के खुलने जैसा है, जो सुबह के मुर्गे की बांग से लेकर शाम के जीवंत नृत्यों और कहानियों तक आनंददायक दृश्यों और ध्वनियों से भरा होता है। वक्ता यानी जो हमारा स्पीकर है, सक्रिय रूप से इस हंसमुख अनुभवों की तलाश करता है और उसका आनंद लेता है। यह केंद्रीय विचार है। कविता खुशी, हंसी और उन सभी चीज़ों का जश्न मनाती है जो आनंद लाती है। यह दिखाता है कि खुश रहने और खुशहाल गतिविधियों में भाग लेने में कितना अच्छा लगता है। कविता प्राकृतिक दुनिया के ज्वलंत वर्णन से भरी हुई है, यानी सूरज उगना, गाते पक्षी, हरे खेत और बहती नदियाँ। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये साधारण सुंदरताएं खुशी और संतोष की भावना में कैसे योगदान करती हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों में आनंद, जो हमारा जो एल एलिग्रो पोयम है, एल एलिग्रो रोज़मर्रा की चीज़ों में आनंद पाता है, जैसे संगीत सुनना, नाटक देखना या दोस्तों के साथ कहानियाँ साझा करना। यह सुझाव देता है कि जीवन के साधारण क्षणों में खुशी मिल सकती है। वक्ता केवल खुश होने का इंतज़ार नहीं करता, वे सक्रिय रूप से ऐसे अनुभवों की तलाश में निकलते हैं जो उन्हें खुशी देंगे, चाहे वह ग्रामीण नृत्य में शामिल होना हो या किसी जीवंत शहरी सभा में भाग लेना हो। हालांकि एल एलेग्रो पूरी तरह से प्रसन्नता के बारे में है, लेकिन वास्तव में इसे एक अन्य कविता पेंसेरोसो के साथ एक जोड़ी के रूप में लिखा गया था, जो एक अधिक विचारशील और चिंताशील प्रकार की खुशी पर केंद्रित है। इसीलिए एल एलेग्रो परोक्ष रूप से शांत चिंतन की तुलना में जीवन का अनुभव करने का एक अलग, अधिक मिलनसार तरीका सुझाता है। संक्षेप में एल एलेग्रो एक प्यारी कविता है जो हमें अपने आसपास की साधारण खुशियों की सराहना करने और जीवन द्वारा प्रस्तुत किए गए खुशहाल पलों को सक्रिय रूप से अपनाने की याद दिलाती है। यह काव्यात्मक रूप से धूप की एक किरण की तरह है। आइए दोस्तों, इस पोम यानी जो एल एलिग्रो है, इसकी जो फर्स्ट 10 लाइन्स है उसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक खुश मिजाज इंसान था जिसे उदासी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उदासी को एक भयानक मेहमान मानता था जो हमेशा बुरी खबरें और भारी मन लेकर आती थी। एक दिन इस उस इंसान ने उदासी को डांटते हुए कहा, ओ घृणित उदासी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मुझसे। तुम तो सर्वेसर और सबसे काली आधी रात से पैदा हुई हो। पाताल लोक की उस सुनसान गुफा में तुम्हारी जगह है। उसने आगे कहा, तुम्हें तो उन डरावनी आकृतियों, चीखों और बुरी नज़ारों के बीच रहना चाहिए। जाओ, कोई अजीब और अप्रिय कमरा ढूंढो जहां तुम अपना डेरा जमा सको। उस जगह पर रहो जहां उदास अंधेरा अपने ईर्ष्यालु पंखों की तरह सब कुछ ढक लेता है और जहां रात का अशुभ कौवा अपनी कर्कश आवाज में गाता है। वह इंसान उदासी को और भी बुरा भला कहता रहा, तुम्हारी जगह तो उन काले सायों और नीची डरावनी चट्टानों के नीचे है। तुम तो बिल्कुल अपने उलझे और बिखरे बालों की तरह हो, अस्त व्यस्त और बुरी दिखने वाली। जाओ और हमेशा के लिए साइमेरियन डेजर्ट में उस अंधेरे और उदास रेगिस्तान में रहो जहाँ कभी रोशनी नहीं होती।
तो हमारी पोयम एल एलिग्रो की लाइन 11 से लेकर 55 तक समझते हैं। उदासी को दूर भगाने के बाद उस खुशमिजाज इंसान ने अपने चारों ओर खुशी और आनंद का स्वागत किया। उसने कहा, लेकिन आओ हे सुंदर और स्वतंत्र देवी यूफोर्सिन, और तुम्हारे साथ आओ हृदय को प्रसन्न करने वाली मृत और प्यारी वीनस, जिसके साथ तुम्हारी दो प्यारी बहनें ग्रेसिज हमेशा रहती है। उसने कल्पना की कि जैसे वह आईवी से सजे हुए बेकुस यानी शराब के देवता को देख रहा है, और जैसे कोई कवि गा रहा हो, वसंत की ताज़ी हवा ज़फ़िर सुबह की देवी अरोरा के साथ खेल रही है। जैसे ही वह मई के महीने में आती है, उसने सोचा, बैंगनी फूलों के बिस्तरों पर खुशबू फैलाती है और ताज़े खिले गुलाब ओस में धुले हुए होते हैं। मैं उस खुशी को अपनी बेटी की तरह भर लूँगा। मैं उस खुशी को अपनी बेटी की तरह भर लूँगा जो सुंदर, विनम्र और शालीन है। जल्दी करो ओ अप्सरा, और अपने साथ जवानी और आनंद लाओ, चुटकुलों और मजाक, शरारतों और मुस्कुराहटों के साथ जो हिबे के गालों पर लटकती रहती है। उसने कल्पना की कि प्यार एक चिकनी और प्यारी मुस्कान में रहता है और चिंता की झुर्रियाँ खेल में बदल जाती है। हंसी उसके दोनों ओर हाथ पकड़कर चलती है। आओ और नीचे जैसे तुम हमेशा करती हो, हल्के और अद्भुत पैरों पर, और मेरे दाहिने हाथ को अपने हाथ में लो। और हे पर्वत की अप्सरा, प्यारी स्वतंत्रता, और अगर मैं तुम्हारे वह सम्मान दूं जो तुम्हारा हक है, तो हे सच्ची मृत, मुझे अपने साथ रहने दो और मुझे उन सुखों के उन सुखों में जीने दो जिन्हें कोई अस्वीकार नहीं करता। उसने सुबह की शुरुआत की कल्पना की, जब लार्क अपनी उड़ान, लार्क एक पक्षी, ठीक है, जब लार्क अपनी उड़ान शुरू करता है और रात की नीरवता को अपनी गायन से चौंका देता है, जब तक कि आकाश में धब्बेदार सुबह नहीं आ जाती, और फिर वह दुख के बावजूद खिड़की पर आता है और अच्छी सुबह की बधाई देता है, चाहे वह मीठे गुलाब के झाड़ या लता के पास हो। जब मुर्गा अपनी ज़ोरदार आवाज़ में कूकता है, उसने सोचा, तो वह अंधेरे के पिछले हिस्से को बिखेर देता है और खलिहान के दरवाज़ों पर मजबूत बैल उससे पहले शान से चलते हैं। अक्सर शिकारी कुत्ते और हॉर्न की आवाज़ नींद भरी सुबह को साफ करती है। तो इस तरह उस खुशमिजाज इंसान ने अपने जीवन को खुशी, सुंदरता और स्वतंत्रता से भरने की कल्पना की, हर पल का आनंद लेते हुए और उदासी को हमेशा के लिए दूर रखते हुए। यह कहानी दिखाती है कि कैसे उसने अपने आसपास के आनंदमय दृश्यों और भावनाओं का स्वागत किया। तो दोस्तों, अब लाइन 55 से लेकर हम 87 तक देखते हैं। तो किसी धुंधली पहाड़ी के किनारे से ये जो लाइन है, तो हमें देखने को मिलता है नज़ारा किसी धुंधली पहाड़ी के किनारे से या किसी ऊंचे स्थान से, जहां दूर दूर तक नज़ारा दिख रहा है। ऊंचे पेड़ों वाले जंगल में से एक तीखी आवाज़ गूंज रही है, शायद किसी पक्षी की या हवा के चलने की, जो उस शांत जगह की शांति को भंग कर रही है। कुछ समय ऐसा होता है जब कोई चलता है और वह छिप नहीं पाता, यानी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हरे भरे टीलों पर झाड़ियों और एल्म के पेड़ों की कतार के पास से कोई गुजर रहा है। यह एक शांत और प्राकृतिक दृश्य है। ठीक पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने, शायद किसी खेत या गांव की सीमा पर, जहां महान सूर्य अपनी यात्रा शुरू करता है, यानी जहां से सूर्योदय होता है। यह सुबह के समय का वर्णन है। सूर्य आग की लपटों और सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ है, जो सुबह के सूर्य के तेज और रंगीन प्रकाश को दर्शाता है। बादल हजारों अलग अलग रंगों और आकारों से सजे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनी हो। यह सुबह के आकाश का सुंदर चित्रण है। जब किसान पास ही में अपने खेत में हल चला रहा है, यह ग्रामीण जीवन की एक आम गतिविधि है। वह हल चलाए
हुए खेत में सीटी बजा रहा है, शायद खुशी से या काम करते हुए, और दूध दुहने वाली प्रसन्नता से गा रही है। यह सुबह के शांत वातावरण में एक मधुर ध्वनि है, और घास काटने वाली अपनी दरांती को तेज कर रहा है। घास काटने वाला अपनी दरांती को तेज कर रहा है, जो उसके काम की तैयारी को दर्शाता है। और हर चरवाहा अपनी कहानी कहता है, शायद अपने कुत्तों को या बस अपने विचारों में खोया हुआ। घाटी के हाथोन के पेड़ के नीचे, जो एक शांत और आरामदायक जगह है, मेरी आँखों ने अचानक एक सुखों को देख लिया है, जब आसपास का दृश्य मेरी आँखों में समा रहा है। भूरे रंग के घास के मैदान और हल्के पीले रंग की परती ज़मीन दिखाई दे रही है, जहाँ चरने वाली झुंड इधर उधर घूम रहे हैं। पहाड़ जिनकी बंजर चोटी है, मेहनती बादल अक्सर आराम करते हैं, यानी उन पर छा जाते हैं। डेज़ी के फूलों से सजे हुए साफ सुथरे घास के मैदान, उथली छोटी नदियाँ और चौड़ी नदियाँ बह रही है। यह टावर और किलेबंदी देखता है, जो शायद दूर क्षितिज पर स्थित हैं, जो घने पेड़ों के बीच ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ शायद कुछ सुंदरता छिपी हुई है, जो आसपास के लोगों की आंखों का आकर्षण है। पास ही में एक झोपड़ी की चिमनी से धुआं निकल रहा है, जो घर और जीवन का प्रतीक है। दो पुराने ओक के पेड़ों के बीच से, जहाँ जहाँ कोर्डोन और थ्राइसिस मिले, ये चरवाहों के पारंपरिक नाम हैं, जो एक ग्रामीण मुलाकात को दर्शाते हैं। वे अपने स्वादिष्ट रात के खाने पर बैठे हैं, जड़ी बूटियों और अन्य ग्रामीण व्यंजनों का भोजन कर रहे हैं, जिसे साफ सुथरे हाथों वाली फिलिस ने बनाया है, और फिर जल्दी से वह अपने कुटिया को छोड़ देते हैं। यह कविता सुबह के ग्रामीण जीवन और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन करती है, जिसमें काम करने वाले लोग और शांत वातावरण शामिल है। यह एक शांत और सुखद चित्र प्रस्तुत करती है। अब लाइन 86 से लेकर हम 113 तक देखेंगे। थेस्टाइलिस के साथ मिलकर अनाज की गट्ठर बांधने के लिए यह ग्रामीण जीवन में फसल कटाई के समय का दृश्य है। या अगर पहले का मौसम इशारा करे, यानी अगर मौसम पहले आ जाए, तो घास के मैदान में भूरे रंग के सूखे घास के ढेर की ओर ले जाए, जो कटाई के बाद का दृश्य है। कभी कभी सुरक्षित आनंद के साथ, यानी निश्चित होकर खुशी मनाने का समय आता है। ऊंचे स्थानों पर बैठे छोटे गांव आमंत्रित करेंगे, शायद किसी उत्सव या सभा के लिए, जब आनंदित घंटियां बजती हैं, जो उत्सव और खुशी का माहौल बनाती हैं, और प्रसन्नचित रेबेज यानी एक प्रकार का वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, जो संगीत और उल्लास का प्रतीक है। कई युवाओं और कई युवतियों के लिए, जो इस उत्साह में शामिल होते हैं, छायादार जगह में नाचते हुए, जहां धूप और छांव मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, और युवा और बूढ़े सभी खेलने के लिए बाहर आते हैं, जो सामुदायिक आनंद को दर्शाते हैं। एक धूप वाली छुट्टी के दिन, जब सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं, जब तक कि पूरी दिन का उजाला खत्म नहीं हो जाता, यानी शाम तक उत्सव चलता रहता है। फिर मसालेदार अखरोट के रंग की एले, यानी एक प्रकार की बियर पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, कई वीरतापूर्ण कहानियों के साथ, जो एक दूसरे को सुनाई जाती है कि कैसे परी मैब स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाती है। यह लोक कथाओं और कल्पना की दुनिया को दर्शाती है। उसे चुटकी काटी गई और खींचा गया, जैसे कि उसने कहा यह शायद किसी शरारती परी की कहानी का हिस्सा है, और वह फ्रायर्स थैलॉर्थ यानी भूतिया रोशनी
फ्रायर्स लैंथोन यानी भूतिया रोशनी द्वारा ले जाया गया, जो लोक कथाओं के रहस्यमय तत्वों को दर्शाता है। बताता है कि कैसे मेहनती गोबलिन यानी एक प्रकार का बोना पसीना बहाता था अपना क्रीम का कटोरा ठीक से पाने के लिए। यह लोक कथाओं में गोबलिन के काम और इनाम की कहानी है। जब एक ही रात में सुबह की पहली किरण से पहले उसके छायादार मूसल ने आवाज़ को भूसे से अलग कर दिया था। यह एक जादुई और अवास्तविक घटना है जिसे 10 दिहाड़ी मजदूर भी नहीं कर सकते थे। यह गोबलिन की असाधारण शक्ति को दर्शाता है। फिर वह आलसी शैतान लेट जाता है। यह गोबलिन के चरित्र का एक विरोधाभासी पहलू दिखाता है, जो चिमनी की पूरी लंबाई में फैला हुआ है, शायद आराम कर रहा है, अपनी बालों वाली ताकत को आग के पास सेकता है, जो एक अजीब और काल्पनिक दृश्य है, और पेट भरकर वह दरवाजे के बाहर निकल जाता है। यह भाग ग्रामीण जीवन के उत्सव, लोक कथाओं और कल्पना के तत्वों को मिलाकर एक मनोरंजक कहानी प्रस्तुत करता है। यह दिन भर के आनंद के बाद शाम के समय की गतिविधियां और कहानियों का वर्णन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन 114 से लेकर 152 तक। पहली कूक मुर्गे की जैसे सुबह की घंटी बजती है। यह बांग ऐसी लगती है मानो सुबह की प्रार्थना की घंटी बज रही हो, जो नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। जैसे ही मुर्गे की आवाज़ आती है, रात की कहानियाँ धीरे धीरे सोने चली जाती है। इसका मतलब है कि रात भर जो कल्पना और सपने हमारे मन में घूम रहे थे, वे अब शांत हो रहे हैं और दिन की वास्तविकता सामने आ रही है। हवाएं जो रात भर फुसफुसा रही थी, अब धीरे धीरे शांत हो जाती है, जैसे वे हमें लोरी गाकर सुना रही हो। यह एक शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल बनाता है। अब हमारा ध्यान शहरों की ओर जाता है, जहाँ पुरुषों की व्यस्क जीवन शैली की गुनगुनाहट सुनाई देती है। रात की शांति के बाद दिन की चहल पहल शुरू हो जाती है। उन शहरों में हम शक्तिशाली शूरवीरों और साहसी सरदारों की भीड़ देखते हैं, जो अपने ऊंचे पदों और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। अब वे शांति के वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन उनके पास अपनी पिछली जीतों के ऊंचे प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि भले ही अभी शांति हो, लेकिन उनकी वीरता और उपलब्धियां हमेशा याद रहती है। वहाँ सुंदर महिलाओं का समूह भी है, जिनकी आंखें तेज और आकर्षक हैं। बुद्धि और शस्त्र की वर्षा प्रभाव डालती है और दोनों प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी उनकी बुद्धि और शस्त्रों का प्रभाव हर जगह महसूस होता है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर कोई उस महिला की कृपा और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। फिर विवाह के देवता हाइमन केसरिया रंग के वस्त्रों में और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती के साथ प्रकट हो। यह विवाह और उत्सव का प्रतीक है। वहाँ धूमधाम, शानदार दावतें और आनंदमय रंगरेलियाँ हो। यह खुशी और उल्लास का माहौल दर्शाता है। मुखौटे पहने हुए लोग और पुराने ढंग के रंगीन तमाशे हो, जो मनोरंजन और आश्चर्य पैदा करे। ये ऐसे दृश्य हैं जिनका युवा कवि अपने सपनों में देखते हैं, जो सुंदरता, वीरता और उत्सव से भरे होते हैं। गर्मी की शामों में किसी रहस्यमय नदी के किनारे, फिर तुरंत उस प्रसिद्ध मंच पर जहाँ कई नाटक खेले गए हैं। अगर मैं जॉनसन के विद्वतापूर्ण हास्य नाटक मंच पर प्रस्तुत किए जा रहे हो, यानी सांख हल्के फुल्के हास्य नाटकों का प्रतीक है, या फिर प्यारे शेक्सपियर की कल्पना के बच्चे, यानी उसके मधुर और काल्पनिक नाटक।
वह अपनी स्वाभाविक और जंगली धुनों में गाता है, जैसे जंगल में पक्षी गाते हैं, और हमेशा चिंताओं को दूर रखते हुए जो हमें अंदर से खा जाती हैं। मुझे कोमल और मधुर मीडियन धुनों में शांति से सुलाओ। लीडियन धुनें कोमल और सुखदायक मानी जाती हैं, जो अमर कविताओं से जुड़ी होती हैं, यानी ऐसी कविताएं जो हमेशा याद रखी जाएंगी, जैसे कोई ऐसी आत्मा जो किसी प्रियजन से मिलने की गहरी इच्छा रखती है। कई घुमावदार और जटिल धुनों में जो भावनाओं को गहराई से छूती है, लगातार बहती हुई मिठास की लंबी लय के साथ जो मन को मोह लेती है। एक लापरवाह मन और चंचल बुद्धि के साथ जो हर चीज को उत्सुकता से देखती है। वह मधुर आवाज़ भूल भुलैया जैसी जटिल रास्तों से होकर बहती है। वह आवाज़ उन सभी जंजीरों को खोल देती है और आत्मा की छिपी हुई सामंजस्य को बांधती है, जिससे जिससे भीतर शांति और मेल का अनुभव होता है। यहाँ तक कि ऑर्फिसियस, जो संगीत के देवता माने जाते हैं, भी सोने के बिस्तर से अपना सिर उठाएंगे। एलिसियन मैदानों के ढेर सारे फूलों की खुशबू सुनकर और ऐसी धुनें सुनकर जो जीत सकती थी पाताल लोक के राजा प्लूटो का भी ध्यान, और वह अपनी आधी लौटी हुई पत्नी यूरिडाइस को पूरी तरह से मुक्त कर देते। यह ऑर्फियस के संगीत की शक्ति को दर्शाता है। ये सभी आनंद अगर तुम मुझे दे सको, मेरे साथ रहो, तो मेरा मतलब है जीना। तो तुम्हारे साथ खुशी में ही मेरा जीवन है। कवि इन सभी सुखों और कला के अनुभवों में जीना चाहता है। और इसी के साथ जो हमारी पोयम थी एल एलिग्रो, ये समाप्त होती है।